हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले दिन अभी जो है अध्ययन कर रहे थे वो टेंस के बारे में कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेंस के काइंड्स देख लिए थे। टोटली 12 काइंड्स होते हैं, ये आपको बता भी दिया गया था। और साथ साथ आपसे इतना भी कहा गया था कि जो है आप मतलब जितने भी सेंटेंस आपको यहाँ दिए जाते हैं उनको आपको पढ़े करना है और पढ़ करके सेंड करना है। आइए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जैसे मतलब हम जितने भी टेंस होते हैं 12 टेंस एक बार उनके मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं और उनके मेन वर्ब जो लगते हैं उनका अध्ययन वैसे आप लोग टेंस के माध्यम से बताते रहेंगे। सबसे पहले हम इसमें बता दें आप लोगों को कि मतलब वो प्रोनाउंस के उन प्रोनाउंसों के बारे में जो मतलब इसमें टेंस में प्रयुक्त होते हैं। आप लोग जानते हैं वो 7 होते हैं। तो 7 प्रोनाउंस के बारे में आप लोग बता दें। जैसे आपसे कहा जाता है कि मतलब इनको 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 प्रोनाउन होते हैं, तीन टाइम्स में आपको आपके प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है उसमें आई और बी आता है, सेकंड में ओनली यू आता है और थर्ड पर्सन जो आपका होता है उसमें ही, सी, इट या फिर दे या फिर किसी का नाम आ गया तब भी वो भी थर्ड पर्सन में ही जाएगा। तो इतने मतलब ये जो होते हैं ये प्रोनाउंस हमारे 7 प्रोनाउंस हैं जो टेंस में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी नाउन आप जानते हैं प्रोनाउंस की क्वालिटी आपको आगे बताई गई थी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम या प्रोनाउंस कहते हैं। जो नाउंस के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउंस के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें ही प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 7 प्रोनाउंस हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं टेंस में। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है और उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ठीक बच्चों, अगर ये आपका जो है इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्टिव केस। और इसको ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम पॉजिटिव केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पॉजिटिव केस। इसमें आपको बता दें पॉजिटिव केस का मतलब वो होता है जैसे किसी भी सेंटेंस में आपसे कह दिया जाए कि मतलब जब कोई इन प्रोनाउंस की बात की जा रही हो और उस कंडीशन में इन प्रोनाउंस की बात करने के साथ साथ आपसे मतलब अपना के लिए अपना वर्ड आया हो। जैसे आपसे कह दिया गया कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, तो जब अब इस कंडीशन में जो बीच में अपना शब्द आया है उसके लिए क्या लगेगा? तो ये जैसे मैं आया है, आगे सब्जेक्ट में मैं आया है तो उसमें अपना के लिए क्या लगेगा? हम आया है तो उसमें अपना के लिए क्या लगेगा? यू मतलब तुम आया है तो उसमें अपना के लिए क्या लगेगा? तो उस कंडीशन में पॉजिटिव केस को कहते हैं जो अपना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें आई का जो ऑब्जेक्टिव मतलब पॉजिटिव केस होता है वो माई होता है, बी का आवर होता है, ठीक बच्चों। उसके बाद यू का योर होता है, ठीक बच्चों। उसके बाद ही का हिज होता है, ही का हिज होता है, सी का हर ही होता है, ठीक बच्चों। उसके बाद इट का इट्स होता है, इट का इट्स होता है। उसके बाद दे का देयर, ठीक बच्चों। कहने का मतलब कि जब आपसे मतलब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि ये आपको सब्जेक्ट के रूप में आगे मिला हो सेंटेंस में और उसमें सेंटेंस में आप मतलब अपना किसके लिए भी बोध कराया गया हो, अपना वर्ड भी आया हो, तो उस कंडीशन में तो किसके साथ क्या लगता है वही बताया गया है, ठीक बच्चों। तो ये आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। जो हम लोगों का पहला टेंस होता है वो होता है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक बच्चों। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जैसे पहला जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक बच्चों। पहला जो टेंस हमारा वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सबसे पहले आपको बता रहे हैं इसकी जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में इसको बता दें आपको कि जैसे आपसे कहा जाए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं या फिर कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब मेरा जो पढ़ने का कार्य है वो चल रहा है, ना तो अभी समाप्त हुआ है ना, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट ना किया हो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अर्थात मैं पढ़ने वाला हूँ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा आपसे। अर्थात जो मेरा स्टडी का कार्य है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो उस कंडीशन में मतलब जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपकी, ऐसी आइडेंटिफिकेशन आपको मिलती है किसी भी सेंटेंस में, तो ऐसा जो टेंस होता है हमारा वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो इसकी पहचान होती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना भी पाया जाता है, पाया जाता है। तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसी सिचुएशन आती है जब लास्ट में आपको किसी भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ ये वर्ड मिलते हैं और उनके साथ साथ कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सेंटेंस होता है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होने की वजह से उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो होने के साथ साथ जो है वो आप मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अब पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है आप जानते हैं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। ठीक बच्चों, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब में रूल देखेंगे सीधा। इसका जो रूल फर्स्ट इसमें लिखेंगे, आप लोग लिखिए इसमें रूल फर्स्ट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। अपितु निगेटिव सेंटेंस में, अपितु निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ, देखिए बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखिए हमने कहा पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, अर्थात कोई सहायक क्रिया नहीं। ठीक बच्चों, निगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक बच्चों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात कहने का मतलब कि जब आप मतलब ऐसी सिचुएशन मिलती है, कहने का मतलब ये होता है कि आपसे कहा जाए मतलब जब आपको एक वचन कर्ता मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव में कोई संख्या नहीं लगती है, आपको बताया गया। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, उसमें आपका जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो डज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, जिनको पता है वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके दिमाग में यह आ रहा होगा ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक बच्चों, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आपको बता दें, जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है। ठीक बच्चों, आपसे कहा गया मतलब ही, शी, इट या फिर किसी का अगर नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में जो मतलब आपका सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। और जब प्लूरल की बात करें, प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट में कहने का मतलब जब आई, बी, यू, दे या फिर आपसे कहा जाए वे बच्चे। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि इस सिचुएशन उस सिचुएशन में जब आपको ये दिखे कि एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। और जब एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक बच्चों, इसे उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब आप साथ साथ इतना भी आपको बता दें कि रूल नंबर सेकंड में आप लोग लिखेंगे, रूल नंबर सेकंड में इसमें आप लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो आपकी मुख्य क्रिया होगी मेन वर्ब उसकी जो पहली अवस्था होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें पहली अवस्था के साथ साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक छोटा सा नियम होता है बच्चों, आप लोग भी जान लीजिए, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वचन का कर्ता होता है, ठीक बच्चों, कहने का मतलब जिस नंबर में चाहे वो अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो जो आपका मेन वर्ब होगा वो भी सिंगुलर में लगेगा, और अगर प्लूरल का सब्जेक्ट है तो उसमें जो आपकी मेन वर्ब होगी वो प्लूरल में लगेगी। कहने का मतलब कि जब कोई भी क्रिया अपने मूल फॉर्म में दी होती है तो वो प्लूरल में हमेशा दी होती है। इसको आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब जान लीजिए कि कोई भी क्रिया अगर जैसे मान लेते हैं कि गो है, रीड है, कोई भी क्रिया है, अगर ये आपको ऐसे दी गई है सिंपल फॉर्म में तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रियाएं होती हैं अपने बेस फॉर्म में जब होती हैं, मतलब अपने फर्स्ट फॉर्म में जब होती हैं तो हमेशा वो प्लूरल में ही होती हैं। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी संख्या मतलब कोई भी क्रियाएं आपको दी हुई होती हैं तो अपने बेस फॉर्म में तो वो प्लूरल में होती हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो इसका अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसके रूल और उसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको बता दें, जिसके सहारे हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे, वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, मेन वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो वो अन्यथा फुल स्टॉप। ठीक बच्चों, ये आपका मेन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है वो फॉर्मूला होता है।
और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आपके पास बुकें होंगी, चाहे वो पिछले क्लास की हों या फिर आगे की क्लास की हों, आप उसमें से सेंटेंस ले सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।